हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट डज पॉपुलेशन ग्रोथ रियली मीन। एक्चुअली एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म रिजाइड करते हैं, और हम अगर देखें तो उनके नंबर में इंक्रीज होना ही पॉपुलेशन की साइज में या पॉपुलेशन में इंक्रीज होना है, और इसे ही हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कह करके एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इनका नंबर इंक्रीज कर देते हैं, इट कैन बी टर्म्ड एज अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अवेलेबल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका नंबर डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, या कह लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अवेलेबल इन एनिमल्स को कंज्यूम करने के लिए अगर कोई प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी है, तो ये भी इनके नंबर को इन्फ्लुएंस करने वाली है। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, वो भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी या पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन की साइज को। इसके अलावा अगर यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर वगैरह अगर फेवरेबल हुए तो बड़े आराम से यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, पॉपुलेशन की साइज आपको इंक्रीज होती हुई नजर आती है। लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स क्लाइमेट है, एडवर्स वेदर है, डेफिनेटली पॉपुलेशन की साइज हमें कम देखने के लिए मिल रही होती है ना। अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी को, मीन पॉपुलेशन डिवाइड बाय द एरिया, इट कैन बी टर्म्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। हम जानते हैं कि कंट्रीज़ का एरिया जो है वो कांस्टेंट हमें देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर एक फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, वेरी फर्स्ट वन इज नेटेलिटी और द बर्थ रेट। कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पैदा हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग डिवाइडेड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन कैन बी टर्म्ड एज अ बर्थ रेट। और दूसरे वहाँ पर इमिग्रेशन का लेवल क्या है, कितने इंडिविजुअल्स उस कंट्री में विजिट करने के लिए आते हैं, ये दोनों ही पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। लेकिन कुछ फैक्टर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, डेथ का होना, मॉर्टेलिटी या डेथ रेट का होना, नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन कैन बी टर्म्ड एज अ डेथ रेट। डी मान लीजिए कि यहाँ पर जो डेथ रेट है हमें ऑब्जर्व होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ई एमिग्रेशन हमें ऑब्जर्व होता है, ये दोनों ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। मान लीजिए शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो थी NT, और 1 ईयर में NT+1 में कितना चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा, इट कैन बी एक्सप्रेस बाय दिस इक्वेशन। हम अगर यहाँ पर देखें, इट कैन बी गिवन एज NT+1 इज इक्वल्स टू NT प्लस अंडर ब्रैकेट B प्लस I माइनस D प्लस E। अब सिंपली अगर यहाँ पर देखें तो ऑब्जर्व करते हैं कि अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट और एमिग्रेशन से, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि पॉपुलेशन की साइज में हमें इंक्रीज मिलेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर डी और ई की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आई एंड बी, हमें डेफिनेटली पॉपुलेशन डेंसिटी में कमी देखने के लिए मिलेगी। बी और आई की वैल्यू लगभग डी और ई के बराबर है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, हम जब भी बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज होने को लेकर के, नेटलिटी यानी कि बर्थ रेट एक सिग्निफिकेंट फैक्टर की तरह सामने आता है, और इसे ही काम में लेकर के हम फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमें 3 तरह के एज एंड सेक्स पिरामिड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के फ्यूचर के बारे में बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। वेरी फर्स्ट वन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जब किसी गिवन पॉपुलेशन के अंदर, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, वहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के कंपेयर में ज़्यादा होता है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में यही प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स विल शिफ्ट टुवर्ड द रिप्रोडक्टिव फेज, और ये रिप्रोड्यूस करके मेंटेन करते हुए उसी ग्रोथ फेज को, उसी ग्रोथ रेट को, ये नंबर को और इंक्रीज करेंगे। डेफिनेटली पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर डेफिनेटली लेसर इन नंबर। इस तरीके से हमें एक अपराइट पिरामिड अगर देखने के लिए मिलता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन अब आगे बढ़ने वाली है। ऐसा हमें डेवलपिंग कंट्रीज में यूजुअली देखने के लिए मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम अगर ऑब्जर्व करें एक मैच्योर पॉपुलेशन को, तो वहाँ पर हमें स्टेबल कंडीशन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर लेस इक्वल इन साइज। तो यहाँ पर हम देखें मेंटेनिंग द सेम रेट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हमको मिलने वाली है।
हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स भी होंगे जिनका नंबर हमें कम देखने के लिए मिलता है। आप कंपेयर करेंगे इसको प्रीवियस एज एंड सेक्स पिरामिड के साथ, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीज कर जाता है, हेंस दे आर हैविंग द मोर स्टीपर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर आने वाले इस कर्व को हम लोग बेल शेप कर्व कह करके भी इंडिकेट कर देते हैं। ऐसा हमें डेवलप्ड कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है, ऐसा हमें मैच्योर पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलता है, या कह लीजिए स्टेबल पॉपुलेशन में हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कहीं पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के कंपेयर में कम है, हम जानते हैं इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम नंबर में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्यूचर में यही ट्रेंड मेंटेन रहा तो नंबर में और कमी आने वाली है एंड फर्दर पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। हम इसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कह के एड्रेस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इस पिरामिड की बात करूँ तो हम इसे एक अर्न शेप पिरामिड कह करके भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पर एज एंड सेक्स पिरामिड की, जो कि अवेलेबल बर्थ रेट को सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट कर देते हैं और बताते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज करेगी उस एरिया के अंदर। लेकिन एक नए एरिया के अंदर पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब वो पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो करेगी ये रिप्रेजेंट होता है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के साथ। ये हमें दो तरह के देखने के लिए मिलते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड अनदर वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ये जे शेप देखने के लिए मिलता है एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आपको एस शेप मिलेंगे और सिग्मॉइड कर्व भी यही कहलाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट वन विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ये हमें देखने के लिए मिलता है तब जबकि रिसोर्सेज जो हैं एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड हो। हाईली अनरियलिस्टिक सी बात है। मान लीजिए हमने किसी एनवायरनमेंट के अंदर एक पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब पॉपुलेशन नए एनवायरनमेंट में आती है तो अपने आप को एडजस्ट करती है। शुरुआत में हमें किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है। शुरुआत में बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर हैं। यहाँ पर हम एड्रेस कर रहे हैं स्मॉल बी और साथ में डेथ रेट की अगर बात करूँ तो स्मॉल डी। पर पर्सन कितने बॉर्न हो जाते हैं गिवन टाइम में स्मॉल बी, और पर पर्सन एक एनवायरनमेंट में कितनी डेथ हो जाती हैं गिवन एज स्मॉल डी। तो चेंज कितना आने वाला है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर। आर इज गिवन एज रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ और रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो आर वैल्यू जो है इंडिकेट करती है कि पर पर्सन कितना चेंज आ रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही होती है। बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो आर वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलने वाली है। पॉपुलेशन में चेंज को समझा देने में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आर वैल्यू यहाँ पर, या डार्विन फिटनेस में से कह सकता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए किसी एनवायरनमेंट के अंदर जो शुरुआती पॉपुलेशन है वो है एन, तो चेंज जो आने वाला है पॉपुलेशन के अंदर विद द टाइम डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। सो शुरुआत में अगर एक इंडिविजुअल है तो चेंज कितना आ रहा है आर, लेकिन मान लीजिए शुरुआत में अगर n इंडिविजुअल्स हैं तो चेंज कितना आने वाला है डी एन अपॉन डी टी इज टू बी माइनस डी इंटू एन, या सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। हम अगर इसे आगे सॉल्व करें इट कैन बी गिवन एज एन टी इज इक्वल्स टू एन जीरो ई रेज़्ड टू पावर आर टी। ध्यान रखें इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ भी है, उसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हमने आर वैल्यू को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि आर वैल्यू बर्थ और डेथ से सिग्निफाई होती है। तो बर्थ और डेथ को इन्फ्लुएंस करने वाले कई सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि जो कि आर वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आर वैल्यू हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग ही देखने के लिए मिलती है। नॉर्वे रेट के लिए 0.015 है। ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981 की वैल्यू में देखूँ तो 0.0205 हमें देखने के लिए मिलती है। फ्लोर बीटल 0.12। अब देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स की आर वैल्यू मैमल्स की आर वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल जाती है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट कर्व के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व को समझें उसके पहले जरूरी हम समझें कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। देखिए एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं। रूम क्या हो गया, हैबिटेट। मान लीजिए छोटा सा रूम है उसमें 2 लोग ही रह सकते हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 2 पीपल के लिए हुई। बड़ा सा हॉल है तो वहाँ पर मान लीजिए 10 और 20 पीपल रह सकते हैं, ये उसके लिए कैरिंग कैपेसिटी हुई। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है स्पेस या शेल्टर के एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए एक बड़े से जंगल के अंदर जो अवेलेबल हर्बीवोर्स हैं वो कितने रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने प्लांट्स अवेलेबल हैं जो कि फूड सोर्स की तरह उनके लिए काम करेंगे।
कितना एरिया वहां पर अवेलेबल है जो कि उन हर्बीवोर को सपोर्ट कर पाएगा। तो ध्यान रखें, हर एक हैबिटेट के अंदर गिवन स्पीशीज के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू होती है नंबर की, जिसे कि वो होल्ड कर सकता है। इट कैन बी टर्म्ड एज अ कैरिंग कैपेसिटी। गिवन हैबिटेट में अगर मैं देखूं तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे एक बड़े से फॉरेस्ट के अंदर शायद आपको 2 और 3 वहां पर लायन मिलेंगे, तो हर्बीवोर का नंबर आपको वहां पर ज्यादा ही देखने के लिए मिलता है। एंड सो ऑन। आप देखें तो प्लांट का नंबर आपको और भी हाई मिलने वाला है। तो स्पीशीज टू स्पीशीज कैरिंग कैपेसिटी जो है वो वेरी करती है। तो कैरिंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस होती है कई सारे फैक्टर्स के साथ, फूड एंड स्पेस, जैसा कि आप लोगों ने भी एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ समझने का प्रयास किया। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वाटर फिल्ड बाउल है, इसमें फिशेज रहती हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम, इसमें अवेलेबल वाटर का वॉल्यूम, इसमें घुली हुई ऑक्सीजन, ये कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी कितनी फिशेस यहाँ पर रिजाइड कर सकती हैं। चलिए इसे यूज में लेने का प्रयास करते हैं। हम जब बात करते हैं रियलिस्टिक सीन की इस दुनिया के अंदर, हम जानते हैं कि रिसोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा हमें लिमिटेड ही मिलने वाले हैं। हमारे सामने आता है अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम किसी पॉपुलेशन को एक ऐसे एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर दें जहाँ पर कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो शुरुआत में आने पर ये अपने आप को एडजस्ट करती है। शुरुआती फेज लैग फेज में बर्थ रेट इज नियरली इक्वल्स टू डेथ रेट, तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन अपने आप को एडजस्ट करती है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा हो जाता है और तेजी से बढ़ती हुई हमें एक एक्सपोनेंशियल फेज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक हैबिटेट के अंदर कभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकती है। जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी को ये n की वैल्यू अप्रोच कर रही होती है, अब इसके बाद आप नोटिस करने वाले हैं कि हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है, हमें प्लेट्यू यहाँ पर मिल जाता है। इसे हम एसिम्प्टोट कह करके एड्रेस करेंगे। कभी भी रियलिस्टिक कंडीशन में हम ऑब्जर्व करें तो वहां पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड किस्म के होते हैं और पॉपुलेशन की डेंसिटी को k से आगे जाने नहीं देते हैं। इट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी। ये जो कर्व आपके सामने आता है, इट इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। अगर हम यहाँ पर इसे इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो वर्होल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से दी जाती है, dn/dt इज इक्वल्स टू rn। ये तो आपने इससे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन एनवायरमेंटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए k-n/k का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस को या एनवायरमेंटल के इन्फ्लुएंस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता है। हम इसे वर्होल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन कह करके भी एड्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब n k को अप्रोच करेगी, आप पुट फॉरवर्ड करके यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन k is equals to n, it mean that कि I can say n minus n upon n हो जाएगा। इस केस में dn/dt will be 0। आपको कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं ऑब्जर्व होने वाली। चलिए, जो आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया है उस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट डैश कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट वन, नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट एंड एमिग्रेशन, नहीं ऐसा नहीं। मॉर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन, नहीं, दोनों तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। मॉर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, नहीं, मॉर्टेलिटी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। देयरफॉर आंसर गोज नंबर 4th ओवर हियर। नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, आंसर गोज नंबर 4th ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट बर्थ रेट गिवन एज कैपिटल B, डेथ रेट D, एमिग्रेशन इज E एंड इमिग्रेशन I यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉलम 1 एंड 2 को मैच करने के लिए कहा गया पॉपुलेशन कब इंक्रीज करेगी, कब डिक्रीज करेगी और कब पॉपुलेशन स्टेबल रहने वाली है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पॉपुलेशन इंक्रीज कब करने वाली है, व्हेन B+I इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द D+E। तो बहुत क्लियरली आप इसको इसी के साथ लिंक करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन डिक्रीज कब करने वाली है, बट ऑब्वियस जब B+I की जो वैल्यू है वो D+E से कम हमें मिलती है। और पॉपुलेशन स्टेबल कब होने वाली है, एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, ये इससे एसोसिएट करता है B+I इज मोर लेस इक्वल्स टू D+E। और ये इंडिकेट होता है बहुत क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। A के साथ 3, B के साथ आप 2 को जोड़ सकते हैं और C जो है वो 1 से क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखिए यहाँ पर 4 इक्वेशंस हमको दी हुई हैं। nt इज इक्वल्स टू n0 e raised to power rt। ये
एक्सप्लेन कर देती है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को, लॉजिस्टिक के लिए ठीक नहीं है। dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन, सेम वे ये भी एक्सपोनेंशियल के लिए ठीक है। dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन k माइनस एन अपॉन के, रॉन्ग इक्वेशन है। सो आंसर गोज नंबर 4, dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन k माइनस एन अपॉन के। Next question. It says that nt is equals to n0 e raised to power rt is the integral form of the exponential growth equation. Which of the following statement related to equation is incorrect? False कौन सा है? First, nt is equals to population density after time t, बिल्कुल सही है। n0 is equals to population density at time 0, ये बात बिल्कुल ठीक है। r is equals to intrinsic rate of natural decrease, नहीं, decrease नहीं, हमें इंक्रीज कहना होगा। ये थर्ड ही यहाँ पर इनकरेक्ट नजर आ रहा है। पर फोर्थ ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, e इज इक्वल्स टू द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक 2.71828, हाँ बिल्कुल सही है ये तो। सो आंसर गोज नंबर थर्ड ओवर हियर। ये एक इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ आर का, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ हैबिटेट that is allowed can be termed as, obviously एक हैबिटेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि रह सकते हैं एक स्पीशीज के, इट इज गिवन बाय द कैरिंग कैपेसिटी, रिसेंटली हमने भी समझा। तो आंसर गोज नंबर 1 ओवर हियर। नेटलिटी मतलब कि बर्थ रेट से होता है, सेंसस तो हेड काउंट है, कितने इंडिविजुअल्स वहाँ पर अवेलेबल है, काउंटिंग से कंसर्न हुआ। पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर यूनिट एरिया कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। Thank you.